नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी बुरी तरीके से चुनाव हार गई। चुनाव हारने के बाद आम आदमी पार्टी ने किसी तरीके का कोई मंथन भी नहीं करा। यहां से निकलकर आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा अरविंद केजरीवाल भाग गए अपने साथियों के साथ पंजाब में। लेकिन बड़ी बात यह, कुछ ऐसे आत्मा यहां पर छोड़ गए जिन आत्माओं ने आज भी तरह तरह की बातें करके अरविंद केजरीवाल को कम से कम अपने ख्वाबों ख्यालों में तो जिंदा रखा है। अब ऐसे ही महानुभाव हैं, खैर इनके बारे में कहा जाता है कि शिक्षा देते थे, आईएएस आईएएस की जो तैयारी है करवाते थे, लेकिन क्या ही कराते होंगे ये तो बाद में, मतलब इनकी बहुत सारी बातें चर्चा में रहती हैं सोशल मीडिया पर। परंतु इनका नाम है अवध ओझा, और ये अवध ओझा, इनके बारे में कहा जाता है ये है बोझा। और एक बार इन्होंने अपने ही एक उसमें कहा था कि इनके हाथ में किसी ने बताया था कि डिस्ट्रैक्शन लाई है, यानी कि ये जिसके साथ रहेंगे उसको बर्बाद कर देंगे, अरविंद केजरीवाल बर्बाद हो। तो अब आप ये सोचिए, ये अवध ओझा आजकल दिल्ली से भागकर उत्तर प्रदेश में अपना भविष्य तलाश रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में जानते किसके साथ? उत्तर प्रदेश में संजय सिंह के साथ। संजय सिंह को भी सीधे सीधे ये पता चल गया है कि आम आदमी पार्टी का बहुत ज्यादा भविष्य नहीं, अरविंद केजरीवाल का बहुत ज्यादा भविष्य नहीं है। ऐसे में यहां से निकला जाए, क्योंकि पहले ही राज्यसभा की सीट को लेकर उनकी लड़ाई हो चुकी है। अब ये बात भी किसी से छिपी हुई नहीं है कि अरविंद केजरीवाल के यहां से भागकर, क्योंकि उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, वो भागकर जाएंगे कहां? तो उन्होंने अखिलेश यादव से उत्तर प्रदेश में बहुत सारी पींगे बढ़ानी शुरू कर दी। बहुत सारे मामलों में वो अखिलेश यादव के पास भाग भाग कर पहुंच जाते हैं। अखिलेश यादव ने भी इन्हें थोड़ा सा लिफ्ट दी है, और ये यूपी में अपना भविष्य तलाश है। पर अपने साथ इन्होंने आजकल अवध ओझा को लगा रखा है। अवध ओझा जो अपने आप को शिक्षाविद बताते हैं, लेकिन इनकी शिक्षा का स्तर देखिए। हम आपको कुछ नमूने दिखाते हैं, इनकी शिक्षा का स्तर कितना जबरदस्त है और क्या ही ये बच्चों को पढ़ाते होंगे। अवध ओझा दरअसल उत्तर प्रदेश के अंदर, जहां पर ये अखिलेश यादव की पीठ में छुरा घोंपने के लिए पहुंचे हुए हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी का कुछ वर्चस्व बढ़ाने की फिराक में, यानी कि अखिलेश यादव की नाक के नीचे संजय सिंह अवध ओझा को लेकर खुरापात में लगे हुए हैं। और ये भी कहा तो जाता ही है कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी तो है ही ऐसी कि ये पीठ में छुरा घोंपते हैं, अपने लोगों को सबको मार देते हैं जिनके इस कंधे पर सवार होकर ये ऊपर तक पहुंचते हैं। तो अवध ओझा अरविंद केजरीवाल के यहां से निकलकर संजय सिंह की गोदी में जा बैठे हैं, और संजय सिंह के साथ आजकल उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी के नाम पर संगठन खड़ा कर रहे हैं, यानी कि मजबूत कर रहे हैं। तो सोचिए, अवध ओझा ऐसे भाषण दे रहे हैं जिन्होंने हिस्ट्री को बिल्कुल छिन्न भिन्न कर दिया है। यानी कि अवध ओझा के शब्दों के अनुसार देखिए, क्या ही ये, जब हम कहते हैं कि क्या ही ये पढ़ाते होंगे बच्चों को, तो उसके बहुत सारे मायने हैं। अवध ओझा बताते हैं अपने भाषण के अंदर, जरा गौर कीजिएगा, हम सुनवाएंगे आपको, कि जो माइनॉरिटी में जो लोग थे, यानी कि मुस्लिम, वो पहले से ही शिक्षा के मामले में बेहद कमजोर थे। यानी कि हिंदू मजबूत था और मुस्लिम शिक्षा के मामले में कमजोर थे। परंतु अवध ओझा ये नहीं बताते कि मुस्लिमों के साथ साथ ऐसी बहुत सारी जातियां थी हिंदुओं के अंदर जो शिक्षा के मामले में बिल्कुल जीरो पर थी, और साथ ही शिक्षा के मामलों में भी नहीं, बल्कि कई मामलों में सबसे ज्यादा दबी कुचली जातियां थी देश के अंदर। अवध ओझा इसके आगे कहते हैं कि जिस तरीके से सारे राष्ट्रवादी और ये सब चीजें हुई, उसमें कम से कम अवध ओझा भूल जाते हैं कि 1947 का कहीं जिक्र नहीं करते। बड़ी बड़ी बातें, लेकिन एक बार आप अवध ओझा को सुनिए, उनका भाषण सुनिए और सोचिए, अवध ओझा जैसा व्यक्ति क्या ही पढ़ाता होगा, क्या शिक्षा देता हो। हालांकि मैं आपको यहाँ पर ये एक चीज जरूर जोड़ देता हूं कि ये वही आदमी है जो राजनीति में आया तो था, मनीष सिसोदिया की सीट पर भी लड़ा, लेकिन चुनाव हार गया। जनता ने इसको नकार दिया और दुत्कार दिया। अब ये भागकर सीधा, आप ये देखिए, वेशभूषा देखिए, रहन सहन देखिए, कैसे बैठ के
बस कुछ चंद लोगों की ताली पिटवाने के लिए ये व्यक्ति किस तरीके से पूरे इतिहास को तोड़ मरोड़ कर बता रहा है, एक एक आदमी को बता रहा है, वो वहां तोप चीता ये यहां था, उन लाखों देशवासियों के उन लोगों को भूल जा रहा है जिन्होंने अपने प्राण देश की आजादी और देश के लिए लड़ते हुए न्यौछावर कर दिए थे। सुनिए अवध ओझा को। सबसे पहली बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि अगर जब प्रजातंत्र का शासन, प्रजातंत्र शुरू हुआ, संसदीय प्रणाली शुरू हुई, तो जो सामंत वर्ग था, सामंत जिसके पास 10-10 हजार बीघा जमीनें हैं और जिसका राज चल रहा था, घोड़े पे बैठ के चल रहा है, सामंत, उसको बड़ी चिंता हुई कि यार जनता के हाथ में ताकत, जनता मतलब वो रिक्शा वाला। मैं जब चुनाव लड़ने लगा तो वो बीच में एक बात मैं आपसे बताया, तो मैं पटपटगंज के लोगों से कहा कि अरविंद केजरीवाल जी को इसलिए चुनना है कि वो मानव संसाधन पर काम कर रहे हैं। आज आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है। 1906 में राष्ट्रीय स्कूल खोले गए, 1906 में स्वदेशी आंदोलन चल रहा था तो राष्ट्रीय स्कूल खोले गए। तो ये हुआ कि साहब स्कूल खोल के क्या मिलेगा। कुछ लोग होते हैं ना जो तत्कालिक जब आप निर्णय लेते हो तो बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द होते हैं जो उसका प्रभाव नहीं समझ पाते कि भविष्य में क्या होने जा रहा है। तो बहुत लोग दुखी भी हुए कि यार स्कूल खोलने का क्या मतलब, वो भी नेशनल स्कूल, राष्ट्रीय विद्यालय। खैर खुले विद्यालय, पढ़ाई हुई। 1920 में जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया तो हजारों लोग सड़क पर आए। ये किसकी देन थी? 1905 के राष्ट्रीय स्कूलों की देन थी। दिल्ली में माइनॉरिटी एजुकेशन 7% थी, 7 कुछ था, और 12 साल के आम आदमी पार्टी के दौर में 31% एजुकेशन रेशियो बढ़ गया था। ये सब मैं डाटा लोगों को देता था, मैं कहता था भैया आप फंस जाओगे। लेकिन फिर वही वाली बात, अब बिजली नहीं आ रही है, हमको फोन कर रहे हैं, कह रहे भैया बिजली नहीं आ रही। मैंने कहा भैया मैं तो संजय सर के साथ यूपी में हूं, अब वो फ्री करेंगे तब आपसे मिलने आऊंगा। और तब लैंप वैम्प लेके आपके घर पे खड़े होंगे। भाई राजनेता है, नेतागिरी की तो आपकी हर बात। भाई राजा है। मेरी बेटी ने मुझसे पूछा कि पापा आप रिक्शे वाले को हाथ जोड़े थे। मैंने कहा बेटा मेरे लिए वो रिक्शा वाला नहीं है, इस प्रजातंत्र में उसको वोट देने का अधिकार है, वो राजा है इस देश का। ये सबसे बड़ी देन है प्रजातंत्र की। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि सामंतों को बड़ी दिक्कत हुई है। राजा महाराजा जिनके घर पे हर आदमी पहुंच के जिल्ले इलाही करता था, इनको बड़ा दर्द हुआ कि ये अवध ओझा क्लर्क का लड़का ये आके हमको आंख दिखाएगा। एक आपने सीरीज देखी होगी महारानी, आप में से 2-4 लोगों ने देखी होगी। तो उसमें वो आदमी जो बाहर से कमा के आता है तो कहता है कि सर, कहता है सब मालिक से हम सर हो गए रे, कल तक हम मालिक थे आज सर हो गए। तो इस सामंतों को बड़ी चिंता हुई, सामंतों के साथ साथ सरकारों को भी चिंता हुई। अब चूंकि हम गुलाम थे, भारत गुलाम था, तो जब 1885 के बाद राष्ट्रीय गतिविधियां शुरू हुई भारत में, तो यह हुआ कि यार ये तो अगले 20 साल में हमसे सारी सत्ता छीन लेंगे, जनता एक हो जाएगी। तो जनता को एक मत होने दो, क्योंकि राजनीति का सबसे बड़ा सिद्धांत है डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो, और सभी लगाते हैं। तो सरकार ने, ब्रिटिश हुकूमत ने कहा कि यार कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा खेल सेट करो कि ये जो राष्ट्रवाद बढ़ रहा है, ये जो राष्ट्रीय आंदोलन बढ़ रहा है, ये जो भारत की जनता एक एक करके बाहर निकल रही है, ये टूटे। क्योंकि अगर सब एक हो जाएंगे, जैसे इतने सारे लोग यहां बैठे हैं, और भी सब एक मत से कहते हैं अवध ओझा नहीं बोलेंगे, तो मुझे 6 मांग के उतर के जाना पड़ेगा। बहु है तो यह हुआ कि अब क्या किया जाए। तो राष्ट्रवाद के साथ 2 धाराएं और पैदा हुई। एक धारा पैदा हुई राष्ट्रवाद 1850 के बाद, और 2 धाराएं पैरेलल पैदा हुई, पैरेलल एकदम साथ। मतलब समझ लो 3 नदियां एक साथ बहना शुरू हो गई। तो एक राष्ट्रवाद, दूसरा संप्रदायवाद, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कम्युनलिज्म, संप्रदायवाद। और एक इन्होंने धारा और पैदा की, उसको हम कहते हैं जातिवाद। भारत में जाति व्यवस्था थी, वाद कभी नहीं था।
कम्युनलिज्म, कास्टिसिज्म, नेशनलिज्म। ये जैसे ही नेशनलिज्म आगे बढ़ा, राष्ट्रवाद आगे बढ़ा, तो बोले पकड़ो यार राष्ट्रवाद को। बोले बड़ा 1857 के विद्रोह में नारा लगा रहे थे, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। अंग्रेजों ने कहा ये भाई भाई वाला बात तोड़ो, क्योंकि 1857 के विद्रोह में हिंदू मुसलमानों की एकता ने अंग्रेजों को हिला के रख दिया। कुछ छोटे मोटे राजा इस देश के अगर अंग्रेजों के साथ नहीं खड़े होते तो सत्ता तो इनकी खत्म ही हो जाती। इतना भयानक विद्रोह था वो, और सब एक हो गए। तो ये हुआ कि अच्छा सांप्रदायिकता पैदा की जाए, संप्रदायवाद की धारा पैदा की जाए। तो बोले कैसे पैदा होगी यार, इस धारा को पैदा करने के लिए कुछ तो तरीका होगा। बोले एक बहुत प्यारा फार्मूला है और जबरदस्त, आज तक कभी फेल ही नहीं किया। बोले कौन सा फार्मूला है? बोले भय और प्रलोभन का फार्मूला। किसका? भय और प्रलोभन। बोले इस फार्मूले का इस्तेमाल 3-4 लोग करते हैं। तो व्यापारी करते हैं, हेलमेट का ऐड आता है ना, स्टड जो हेलमेट है उसका ऐड आता है, तो सामने नारियल रखते हैं और फिर हथौड़े से नारियल पे मारते हैं और नारियल टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। तो फिर एक लाइन बोलते हैं, मर्जी है आपकी आखिर सर है आपका। वो जब नारियल का टुकड़ा करके दिखाते हैं तो मैसेज देते हैं। अब कोई ना समझ पाए, कुछ लोग होते हैं वो उनका यहाँ पे कुछ है ही नहीं। एक साहब हमसे मिले, औरंगजेब बहुत बदमाश था। मैंने कहा तुम्हारा मकान कब्जा किया? कहा नहीं नहीं भैया, पेड़ काट डाला तुम्हारा। नहीं नहीं नहीं। अरे तब तुम्हारे लिए कैसे बदमाश था वो? तुम्हारा कोई व्यक्तिगत हानि किया है? नहीं हमारा हानि नहीं किया, हिंदुओं को मारा बहुत। हमने कहा अच्छा था, ब्राह्मणों को बहुत मारा। तो बोले 10,000 ब्राह्मणों को डेली मारता था, 10,000। फिर उनकी जनेऊ तौलता था वो, फिर खाना खाता था। तुमने कहा बैठो आओ, तुमने कहा पानी वानी पिलाओ यार इनको। अब नहीं लगाया भगवान, इतनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चल रही है, लोग डेली पैक हो रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। और कोई बॉडी पैक किया, उठा के फेंक दिया नीचे। बाद में नीचे देखा, बोले भैया ये तो हार गनवा लगे हुए नहीं किए। तो हो जाता है कभी कभी, आपको लग जाता होगा देख के कि यार ये कैसी बात कर रहा है यार ये आदमी। तो आप उसमें चिंता मत करिए। ऐसे लोगों को मैंने एक बड़ा प्यारा नाम रखा है, MD, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। आप बहुत जल्दी नाराज हो जाते, दुखी होते कि यार ये कैसी बात कर रहा है यार आदमी। आप नाराज मत होइए, वो नाराज होने वाली बात ही नहीं। खैर, तो मैंने उनसे कहा कि भैया आप एक बात सोचिए कि 10,000 आदमी डेली मारता था, एक साल में 365 दिन, चलो हम 300 मान लें, 65 दिन वो छुट्टी रहता था कि आज ईद है, बकरीद है, आज नहीं मारेंगे, आज गुड फ्राइडे है, आज करवा चौथ है, आज नहीं मारेंगे, चलो त्योहार के दिन नहीं मारेंगे। तो 300 दिन अगर हम मान लें तो 10,000 इंटू 300, मतलब 30 लाख आदमी एक साल में, और 50 साल उसने शासन किया। तब मैंने उनसे कहा तुम शीर्षासन किया करो। भारत में बड़े सारे आसन का विकास हुआ, उसमें से एक आसन है शीर्षासन, सर नीचे करके पैर ऊपर। और भाजपा वालों को तो जरूर करना चाहिए, उनके लिए तो मैंडेटरी है। कुछ लोग कहा जाता है ना कि इनके लिए मैंडेटरी है, इनको तो करना है। तो फिर इस भय और प्रलोभन की नीति का इस्तेमाल किया गया। क्योंकि मुसलमान समाज कुछ कारणों से पिछड़ा रहा है और उसके अपने कारण थे, कोई और कारण नहीं था। ऐसा नहीं किसी ने शोषण किया या किसी ने परेशान किया, वो सब कारण नहीं था, पर सामाजिक पिछड़ापन था उसमें हिंदुओं की तुलना में। एक्चुअली हिंदू समाज में कुछ वर्ग ऐसे हैं जिनके यहाँ शिक्षा अनिवार्य है, जैसे कायस्थ हैं, ब्राह्मण हैं, तो ये संपत्ति बेच देंगे और अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। पर ऐसा मुस्लिम समाज में नहीं। जैसे अंसारी समाज है, अब वो कपड़े उपड़े का बेचारे काम करते हैं, सब बड़ा मजबूत समाज है हमारे मऊ आजमगढ़ के क्षेत्र में, बहुत मजबूत समाज है। तो कुछ हमारे यहाँ वर्ग सामाजिक ऐसे हैं जिनके यहाँ शिक्षा मतलब भगवान,
घर बेच दो, मकान बेच दो, जमीन बेच दो। हमारे पिताजी ने बेचा, हमको पढ़ाया, हमारी माता जी को पढ़ाया, बहन को पढ़ाया। तो उनके लिए यह था कि बेटा पढ़ लोगे तो फिर बहुत कुछ करोगे, और आज वो दिखाई पड़ रहा है। तो इन्होंने इस फॉर्मूले को मुसलमान समुदाय के प्रति लगाया, और प्रलोभन किसका दिया? सरकारी नौकरियों का। सरकार मतलब भगवान। आपने सुना होगा अरविंद केजरीवाल की बिल्कुल मेंटलिटी यही है, यानी कि इसने एक जगह पर अवध ओझा जी ने जिक्र किया है कि भय और प्रलोभन की राजनीति को बढ़ावा मिला। तो बिल्कुल ठीक कहा अवध ओझा जी आपने। अरविंद केजरीवाल प्रलोभन और भय की राजनीति तो कर रहे थे। 10 सालों तक जो उनका शासन दिल्ली के अंदर टिका रहा, वो पूरा शासन प्रशासन भय और प्रलोभन की राजनीति पर ही डिपेंड था। बहुत अच्छी आपने सच्चाई की पोल खोल दी अरविंद केजरीवाल की, क्योंकि भय किस बात का था? देखिए, अगर आपने वोट दिया भाजपा को या कांग्रेस को तो आपकी सब्सिडी खत्म कर दी जाएगी, आपके बच्चे भूखे मर जाएंगे, आपका कौन होगा, आप तो खत्म हो जाएंगे, आपको मार दिया जाएगा, कुचल दिया। ये अरविंद केजरीवाल 10 सालों तक भय दिखाते रहे। प्रलोभन की राजनीति जानते क्या थी? सब्सिडी दे रखी है, मुफ्त राशन देते हैं, मुफ्त बिजली देते हैं, मुफ्त यात्रा देते हैं, बस मुफ्त की रेवड़ियां। यानी कि अरविंद केजरीवाल की सत्ता के केवल 2 ही सूत्रधार थे, जो अवध ओझा जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। यानी कि बैठे बैठे अवध ओझा ने अरविंद केजरीवाल की ही पोल खोल कर रख दिया, पोल खोल दिया उस आम आदमी पार्टी की, जिसके लोग अवध ओझा की बातें सुनकर केवल हंस रहे हैं, और ना केवल हंस रहे हैं बल्कि तालियां भी पीट रहे हैं, क्योंकि अवध ओझा बिल्कुल एक विशुद्ध जोकर की तरह मंच पर बैठकर गले में आम आदमी पार्टी का पट्टा बांधकर जिस तरीके की भाषणबाजी कर रहे हैं, सचमुच शर्म आती है। ये क्या ही आईएएस और आईपीएस बनाते होंगे, क्योंकि इन्होंने जो भी इनके बारे में सोशल मीडिया पर चल रहा है, उस हिसाब से जो इन्होंने अपना ये एस्टैब्लिशमेंट किया था, आज अवध ओझा किसी भी तरीके से साम दंड भेद अपना कर राजनीति के शिखर तक पहुंचना चाहते हैं, परंतु ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि ये जिस आम आदमी पार्टी की बागडोर यानी कि पूंछ पकड़कर लटके हुए हैं, वो आम आदमी पार्टी की नीति है कि जिसके सहारे आगे बढ़ो, पहले उसी दरख्त की डाल को काट दो। आप सोचिए, अवध ओझा, इनके बारे में कहा जाता है बोझा सर। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।